गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। बीच में कुछ इंटरप्शंस आए क्लासेज में आपके ड्यू टू कोरोना वायरस। इस प्रॉब्लम को हम लोग दूर करने की कोशिश कर रहे हैं वीडियो लेक्चर के थ्रू। आज हम बात करेंगे बाबू फ्लूइड मैकेनिक्स में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर बोल सकते हैं। वो चैप्टर है बायोन्सी एंड फ्लोटेशन। ये बायोन्सी एंड फ्लोटेशंस का बात हम करें तो फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल और सिविल दोनों को पढ़ना है, लेकिन मैकेनिकल में यूनिवर्सिटी में इंक्लूडेड नहीं किया है, बट सिविल के लिए इंक्लूडेड कर चुका है। लेकिन फ्लूइड मैकेनिक्स का बात करें तो बिना बायोन्सी एंड फ्लोटेशन का फ्लूइड मैकेनिक्स इनकम्प्लीट माना जाता है। तो मैकेनिकल के बच्चे आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ाई करिए। चलिए आज हम बात करते हैं, इस चैप्टर को इनिशिएट करते हैं आगे। और इनिशिएट करने से पहले सबसे पहले अगर बात करें कि इसमें एक बात होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है देखते हैं। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलता है व्हेन ए बॉडी इज सबमर्ज्ड और इमर्स्ड, व्हेन ए बॉडी इज सबमर्ज्ड और इमर्स्ड। सबमर्ज्ड और इमर्स्ड का मतलब डुबोना, दोनों का सेम मीनिंग है। अब वो बॉडी को स्टैटिक फ्लूइड के इनसाइड डुबोएंगे तो फुल्ली पूरे बॉडी को स्टैटिक फ्लूइड के इनसाइड या पार्शियली कुछ पार्ट स्टैटिक फ्लूइड के इनसाइड और कुछ पार्ट स्टैटिक फ्लूइड के ऊपर हम लाई करा सकते हैं। तो फुल्ली और पार्शियली इन ए स्टैटिक फ्लूइड। स्टैटिक फ्लूइड मींस fluid is at rest. It means then there will be a net vertical force. Net vertical force बोलने का मतलब कि हम बोल सकते हैं कि जब फ्लूइड रेस्ट में हो तो उस पर शियर स्ट्रेस जीरो, और शियर स्ट्रेस जीरो मतलब क्या कि टेंजेंशियल फोर्स जीरो। इट मींस स्टैटिक फ्लूइड के द्वारा बॉडी पे केवल एक ही फोर्स एक्ट होगा, वो नॉर्मल फोर्स होगा। Normal force means vertical force in upward direction. कौन सा डायरेक्शन? अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन ही क्यों, बाद में बात करेंगे। अपवर्ड डायरेक्शन will be exerted on the body, किसके द्वारा? स्टैटिक फ्लूइड के द्वारा। जिस स्टैटिक फ्लूइड में बॉडी को हम सबमर्ज किए, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स मीन्स नेट वर्टिकल फोर्स। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड। क्योंकि फोर्स का अगर बात करें तो हम बोल सकते हैं कि इट इज फर्स्ट ऑर्डर टेंसर। इट मीन्स क्या है, इसका मैग्नीट्यूड एज वेल डायरेक्शन तो अपवर्ड है, लेकिन मैग्नीट्यूड ये हम बोल सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड जो बराबर होगा वो किसके बराबर? इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। डिस्प्लेस्ड बोलने का मतलब ये कि एग्जांपल के तौर पे इस फिगर में आते हैं कि कोई एक स्टैटिक फ्लूइड है, फ्लूइड इज एट रेस्ट, स्पेसिफिक वेट उस फ्लूइड का क्या बाबू? रोजी। फ्री सरफेस प्रीवियस क्लास में बताए भी थे कि फ्री सरफेस दो सरफेस विच सेपरेट्स एयर एंड लिक्विड, या ये भी बोल सकती है सरफेस को एयर लिक्विड इंटरफेस। अब इस स्टैटिक फ्लूइड में इस बॉडी को सबमर्ज किए, क्यूबिकल बॉडी सपोज फुल्ली सबमर्ज है। 1 नंबर टॉप सरफेस, 2 नंबर बॉटम सरफेस। 1 नंबर टॉप सरफेस, 2 नंबर बॉटम सरफेस ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक रिप्रेजेंट कर रहा है। तब हम अगर बात करें 1 नंबर पे, तो 1 नंबर सरफेस टॉप सरफेस से ऊपर जितना भी फ्लूइड है उस फ्लूइड के द्वारा इस पे नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों। सिमिलरली 2 नंबर सरफेस जो कि बॉटम सरफेस है, तो इसके नीचे जितना भी फ्लूइड है बाबू, इस फ्लूइड के द्वारा भी इस 2 वाले सरफेस बॉटम सरफेस पे नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट होगा। हाँ,
साइड में ये जो सरफेस ये और ये, इस पे भी इस फ्लूइड के द्वारा नॉर्मल फोर्स एग्जर्ट होगा। लेकिन ये जो साइड में जो फोर्स एग्जर्ट होगा इस फ्लूइड के द्वारा, तो दोनों की साइड अगर बात करें फ्री सरफेस से डिस्टेंस क्या है वो सेम, वर्टिकल डिस्टेंस सेम। वर्टिकल डिस्टेंस बोलने का मतलब क्या कि हम बोल सकते हैं कि P इक्वल टू रो जी एच जो हम बात करते हैं बाबू, तो प्रेशर क्या है नॉर्मल फोर्स, और हम किसका बात कर नॉर्मल फोर्स का ही तो बात कर रहे हैं। यहां जब हम एच ले रहे हैं, ये एच क्या है वर्टिकल डिस्टेंस, नॉर्मल डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री सरफेस। तो यही तो बात करें, दोनों साइड से नॉर्मल डिस्टेंस क्या है बाबू सेम, एक दूसरे को क्या करेगा मैग्नीट्यूड सेम, बट डायरेक्शन क्या है बाबू अपोजिट, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो हम केवल टॉप सरफेस पे फोर्स क्या एक्ट हो रहा है और बॉटम सरफेस पे नॉर्मल फोर्स एक्ट हो रहा है, ये दोनों का हम बात करेंगे। टिपिकल ब्लॉक टॉप सरफेस 1 नंबर जिसका दूरी फ्री सरफेस से h1, बॉटम सरफेस जिसका दूरी फ्री सरफेस से h2, and h will represent depth of typical block that is submerged inside a fluid. Once again, h1 it is the vertical distance of top surface of the block from the free surface. h2 represents vertical distance of bottom surface from the free surface. H will represent depth of block that is submerged inside a fluid. और एक्चुअली में अगर बात करें तो P इक्वल टू रो जी एच, ये H रो जी तो कांस्टेंट है, रो जी जो टॉप पे फ्लूइड, टॉप सरफेस पे फ्लूइड लग रहा है, बॉटम सरफेस फ्लूइड लग, दोनों के लिए रो जी क्या सेम, कल वैरी कौन है बाबू H। और हम क्लियरली देख सकते हैं कि H1 का वैल्यू H2 से लेस है, इट मींस का नॉर्मल फोर्स जो एग्जर्ट होगा टॉप सरफेस पे बॉटम सरफेस से क्या होगा बाबू कम होगा। इट मींस कि बॉटम सरफेस पे नॉर्मल फोर्स ज्यादा होगा और बॉटम सरफेस पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन क्या है बाबू अपवर्ड में। तो कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स इस वाले टॉप सरफेस जो फोर्स है इसको कैंसिल करेगा, लेकिन ज्यादा फोर्स 2 वाले पे है तो नेट डायरेक्शन जिसको ओवरऑल वेट लगेगा साइड से तो कैंसिल कर दे रहा है बाबू, तो जिस पर नेट फोर्स लगेगा वो किस में बाबू अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। यही हम बात करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन। अब बात है कि ये जो टिपिकल ब्लॉक पे जब सबमर्ज कर रहे हैं स्टैटिक फ्लूइड में, इतना दूर का फ्लूइड क्या रहा बाबू डिस्प्लेस, तो जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। क्या बोलते हैं बाबू डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम का मतलब क्या कि फ्लूइड का वह वॉल्यूम जो कि डिस्प्लेस हुआ ड्यू टू बॉडी के द्वारा, उस जगह को एक्वायर कौन किया वो बॉडी, तो उसके कारण जितना फ्लूइड डिस्प्लेस होगा उस वॉल्यूम को क्या कहेंगे वो डिस्प्लेस वॉल्यूम। अंडरस्टूड। इसी को हम बोलते हैं कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल का बात हम करते हैं। अब अगर थोड़ा सा आगे बात करें न्यूमेरिकल का, डेरिवेशंस का बात करें तो डेरिवेशन बोल सकते हैं कि हम ये आगे पता करेंगे कि F1 का मैग्नीट्यूड क्या है, F2 का मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शंस क्या है, नेट इस बॉडी पे जो वर्टिकल डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन जो फोर्स लग रहा है तो नेट मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैथमेटिकली हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है। हम बात करते हैं बाबू F1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा। F1 विल रिप्रेजेंट नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द टॉप सरफेस ऑफ टिपिकल ब्लॉक। इट मींस F1 अगर बात करें बाबू तो नॉर्मल फोर्स जानते क्या बाबू कि बोल सकते हैं कि P1 इंटू एरिया A1। एरिया मींस बोलने का मतलब क्या कि मान लीजिए सपोज यही टिपिकल ब्लॉक दैट इज सबमर्ज्ड इनसाइड द फ्लूइड, तो टॉप सरफेस ये बॉटम सरफेस ये, दोनों का एरिया अगर बात करें बाबू तो अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा सेम। इट मींस हम मान ले कि ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ टिपिकल ब्लॉक दैट इज सबमर्ज्ड इनसाइड द फ्लूइड। इट मींस क्या हम बोल सकते हैं P1 into A1 और P1 एज वी नो P इक्वल टू रो जी एच। इट मींस क्या बोल सकते हैं रो जी H1 इंटू ए, और A1 ना बोलकर हम क्या बोलते ये बोलते कि दोनों का टॉप सरफेस का एरिया बॉटम सरफेस एरिया क्या है बाबू सेम। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं इसका डायरेक्शंस का बात करें, इसका जो नेट डायरेक्शन है बाबू F1 का वो कहां लग रहा है बाबू डाउनवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली F2 का बात करें,
F2 का बात करें बाबू तो बोल सकते हैं कि F2 मतलब बॉटम सरफेस मीन्स क्या आ जाएगा P2 इंटू A2 और बोल सकते हैं कि F2 का में P2 बात करें तो रो जी H2 इंटू क्या आ जाएगा एरिया हम ए ले लेते हैं। नेक्स्ट इसका डायरेक्शन का बात करें बाबू F2 का तो हम बोल सकते हैं कि F2 कहां लग रहा है बाबू अपवर्ड। सिंस हम बोल सकते हैं कि F1 सॉरी H1 ग्रेटर देन लेस देन H2 और H2 greater than H1 means F2 greater than F1. F2 greater than F1 clearly seen. It means क्या हम बोल सकते हैं कि F2 minus F1 F2 minus F1 समथिंग मैग्नीट्यूड विल कम और उस फोर्स का डायरेक्शन तो होगा बाबू तो ज्यादा कौन है F2 की F1 F2 और इसका डायरेक्शन क्या है वो अपवर्ड। इट मींस इसका जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन कहां होगा बाबू अपवर्ड। नेट हम ये बोल सकते हैं इक्वल टू रोजी एरिया क्या होगा सेम। इट मींस बोल सकते हैं कि रो जी ए इंटू H2 माइनस H1 F2 माइनस F1 नेट डायरेक्शन अपवर्ड की तरफ रो जी ए सेम रो जी ए H2 माइनस H1। इन दिस फिगर H2 माइनस H1 क्या हम H के बराबर लिख सकते हैं। इट मींस कि जो नेट फोर्स जो अपवर्ड डायरेक्शन लग रहा है इसको हम बोलते हैं बाबू F अप थ्रस्ट F अप थ्रस्ट इक्वल टू रो जी ए इंटू एच और ये जो ए थ्रस्ट जो नेट लग ये कहां लग रहा है बाबू अपवर्ड की तरफ। आगे की अगर बात करें बाबू तो ए इंटू एच एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम जो फ्लूइड डिस्प्लेस्ड हुआ तो क्या हम डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम बोल सकते हैं। इट मींस क्या बाबू कि एफ अप थ्रस्ट इक्वल टू रो जी इंटू डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम डायरेक्शंस अपवर्ड। क्या हम रो जी भी रो इंटू भी क्या बोल सकते हैं बाबू मास। इट मीन्स एम जी और एम जी हम बोल सकते हैं क्या बाबू वेट किसका वेट वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड और इसी को सिंपली बोलते हैं बाबू यही जो है बाबू इसको बोलते हैं बायोंट फोर्स एफबी जो कि डायरेक्शन कहां होगा बाबू अपवर्ड की तरफ। और इट मींस बायोंट फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। सिंपली अगर बोले तो बोल सकते हैं बायोंट फोर्स इक्वल टू रो जी भी कौन सा भी बाबू डिस्प्लेस्ड कौन सा भी डिस्प्लेस्ड इक्वल टू ये भी बोल सकते हैं वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। इट मींस कि सबसे पहला मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस इस चैप्टर में अगर बात करें तो ये होता है एफ इक्वल टू रो जी भी इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफिनिटी टाइम्स। आप इस फॉर्मूले से आने वाले न्यूमेरिकल को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं और इसमें जो भी टर्मिनोलॉजी है इस टर्मिनोलॉजी को आप कंप्लीटली अच्छे से समझिए। मेनली इंपॉर्टेंट भी डिस्प्लेस वॉल्यूम डिस्प्लेस किसका बाबू फ्लूइड का किसके द्वारा जो बॉडी समर्ज किए उसके कारण कितना फ्लूइड डिस्प्लेस हो वो हमें वॉल्यूम लेना है। थोड़ा एक एग्जाम्पल लेकर हम समझते हैं क्या है आगे कैसे क्या क्या कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि कंफ्यूजन कर सकता है थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे बात करें बाबू कि मान लीजिए कि आपके पास एक कोई ऑब्जेक्ट है जिससे आपको वेट मेजर करना है
सपोज कि इसका एक्चुअल में जो वेट है बाबू, एक्चुअली में बोल सकते हैं कि 5 केजी है। इसको मेजर करना है तो हम वेइंग मशीन लेंगे, तराजू। तब यहाँ पॉइंटर रीड करेगा कितना, वो 5 केजी रीड करेगा, ये नो डाउट। अगर 5 केजी इस ऑब्जेक्ट का वेट है तो ये क्या करेगा, 5 केजी मास शो करेगा। अब अगर वेट बात करें तो ये वेट जानते हैं कि हमेशा जी से लगता है, सेंटर ग्रेविटी इंपॉर्टेंट है बाबू, समझिएगा। जी यहां से वर्टिकली डाउनवर्ड में इसका वेट लाई करेगा और वो ले सपोज कि जी का मान लेते हैं तो 50 न्यूटन लाई कर रहा है। और एक कंटेनर लिए, इस कंटेनर में सपोज वाटर। तो अभी यहाँ जो ऑब्जेक्ट जिसका हमें वेइंग मशीन से मेजर करना है, वो अभी ऑब्जेक्ट किसके कांटेक्ट में है बाबू, मीडियम क्या है, एयर है। क्या ये ऑब्जेक्ट जिसको वेट मेजर करना है, क्या भी वो वाटर के कांटेक्ट में आया है, नहीं। अभी किसके कांटेक्ट में बाबू, एयर के कांटेक्ट। अगर सेकंड फिगर का बात करें तो वही वेइंग मशीन है, वही मटेरियल ऑब्जेक्ट जिसे हमें मेजर करना है, वेट, कंटेनर, फ्लूइड है। जब इसको हम एक बार ऑब्जेक्ट को इस स्टैटिक फ्लूइड के इनसाइड समर्ज किए, इट मींस क्या कि अब यहां जो ऑब्जेक्ट है जिसको मेजर करना है वो एयर के कांटेक्ट में नहीं है, अब इस स्टैटिक फ्लूइड के कांटेक्ट में, सपोज वाटर के कांटेक्ट में आ गया। तब आप यहां पे देखिएगा क्या कि ये जो इसका वेट है अभी 50 न्यूटन था, अब ये 50 न्यूटन इस पे एक्ट नहीं होगा। ये जो वेट है, सपोज यहां जो वेट जो एक्ट होगा बाबू, सब बोल सकते हैं कि 40 न्यूटन। 40 न्यूटन मीन्स क्या कि यहाँ पे जो मास होगा बाबू, ये मास का बात, ये जो मास रीड करके बताएगा वो कितना केजी बाबू, 4 केजी। अब अगर हम बात करें जब ये 4 केजी रीड कर रहा है, इट मींस क्या कि ये भी देखिए कि जब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट इसके कांटेक्ट में नहीं जाते स्टोर द कंटेनर में, जब ये ऑब्जेक्ट इसमें सबमर्ज किए, इतना इस स्पेस में जो भी फ्लूइड है वो क्या होगा बाबू, डिस्प्लेस, उसको तो हटना पड़ेगा, वॉल्यूम तो सेम। इट मींस क्या कि यहाँ पे इस कंटेनर क्या, इसमें कोई फ्लूइड नहीं है। और यहाँ जितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ किसके कारण, जब ये बॉडी को समर्ज किया, इसके कारण जो फ्लूइड समर्ज हुआ उसको हम एक अलग कंटेनर में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, किस कंटेनर में हम स्टोर कर लिए। तब इस कंटेनर का जो वेट होगा, तो यहाँ कितना बाबू, अभी कितना केजी शो कर रहा, इट मींस कितना वेट बाबू, 40 न्यूटन, मतलब 10 न्यूटन तो इसमें लेस हो गया बाबू। तो 10 न्यूटन किसके द्वारा अलग से लग रहा है बाबू, तो इस स्टैटिक फ्लूइड के द्वारा अपवर्ड डायरेक्शन में 10 न्यूटन वेट एक्ट हो रहा। तो ये जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ, तो इसका वेट बहुत ज्यादा कितना बाबू, 10 न्यूटन डिस्प्लेस फ्लूइड का। और इसका मतलब है कितना केजी बाबू, 1 केजी। इस फ्लूइड का मास कितना हो रहा है बाबू, 1 केजी। ये कौन सा फ्लूइड है बाबू, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। इसी को हम बोलते हैं क्या बाबू, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। इट मींस क्या, एक एक टर्म को समझिए बाबू। अब अगर बात करें कि हम दो चीजें देख रहे हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट को मेजर कर रहे हैं वेइंग मशीन से, तो जब वो ऑब्जेक्ट एयर के कांटेक्ट में है तो हम कितना रीड कर रहे हैं, 5 केजी। लेकिन जब उसी ऑब्जेक्ट को हम किसी फ्लूइड के मीडियम में अदर देन एयर, हो सकता है वाटर, अल्कोहल, ऑयल, कुछ भी हो सकता है अदर देन एयर, जब कांटेक्ट में लेके जा रहे हैं तो वेट हमें अलग शो कर रहा है। और ये वेट इससे क्या बाबू, कम है। लेकिन एक्चुअली में उस ऑब्जेक्ट का वेट मास कितना, 5 केजी, लेकिन ये दिख रहा कितना पाऊ, यहाँ पे बाबू ओनली 4 केजी। मतलब क्या, ये हमें क्लियरली दिख नहीं रहा, छुपा हुआ। इसलिए इस 4 केजी का लोग अपैरेंट वेट कहते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, रियल वेट। हम बाद में बात करेंगे कि वेट भी दो तरीके का, अपैरेंट वेट और क्या होता है बाबू, रियल वेट। एक बार और समझ लीजिए, बोले कि हमें एक ऑब्जेक्ट है, इसे हमें क्या करना है बाबू, मेजर करना है। वेइंग मशीन लाए, मेजर किए, 5 केजी शो कर रहा मास, वेट कितना बाबू, 50 न्यूटन। अभी ये ऑब्जेक्ट जिसको मेजर करना किसके कांटेक्ट में बाबू, एयर कांटेक्ट में। अब ये ऑब्जेक्ट सेकंड फिगर अगर देखें तो यहाँ पे यही ऑब्जेक्ट को किसी कांटेक्ट में, लेकिन एयर के अलावा कोई दूसरी मीडियम ऑफ फ्लूइड बोल सकते हैं, अल्कोहल, वाटर, ऑयल, कुछ भी बोल सकते हैं। इसमें लेकर तो कितना वेट शो कर रहा है बाबू, 40 न्यूटन ओनली, 4 केजी। इट मींस क्या कि यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लूइड के द्वारा इस पे कितना फोर्स लग रहा है बाबू, 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। और जब इस बॉडी को, इस ऑब्जेक्ट को इसके अंदर इनसाइड समर्ज किए,
कितना दूर का फ्लूइड क्या हो डिस्प्लेस, और अपॉन कितना फोर्स लगा 10 न्यूटन मींस कितना वो 1 केजी। तो जो फ्लूइड जो डिस्प्लेस हुआ इस कंटेनर में शो करने की कोशिश कर रहे हैं। इस फ्लूइड डिस्प्लेस फ्लूइड का मास कितना है बाबू 1 केजी। इट मींस कि इस 1 केजी के कारण कितना 10 न्यूटन ये अपवर्ड में लग रहा है, तो इसको बैलेंस तो करेगा बाबू, तो आपको कितना शो करेगा बाबू 4 केजी। इट मींस क्या कंक्लूजन ये है बाबू कि कोई भी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट करिएगा मेजर करिएगा तो एयर के कांटेक्ट में करिएगा तो आपको रियल वेट देगा, लेकिन एयर के अलावा कोई भी मीडियम ऑफ फ्लूइड में मेजर करिएगा अपार्ट अदर देन एयर तो आपको हमेशा अपैरेंट वेट और हमेशा रियल वेट से क्या होगा बाबू कम होगा। तो बाद में हम बात भी करेंगे कि रियल वेट और अपैरेंट वेट क्या होता है और इस पर कुछ न्यूमेरिकल भी हम करेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। तो एक बेसिक कंक्लूजन ये देना चाह रहे हैं कि रियल वेट और अपैरेंट वेट क्या है, और डिस्प्लेस्ड फ्लूइड क्या जो फॉर्मूला हम बात करें वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, यहाँ जो 10 न्यूटन है यही क्या वो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है। वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का जो बात कर रहे हैं यही 10 न्यूटन को हम क्या कहेंगे बाबू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ उसका कितना वेट, मतलब ये जो कहलाएगा वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। और ये जो बोल सकते हैं कि ये जो 50 न्यूटन है या बोल सकते हैं 40 न्यूटन है, ये क्या कहलाएगा बाबू, ये जो वेट है बाबू ये बोल सकते हैं वेट ऑफ बॉडी कहलाएगा। इस बॉडी को मेजर करना है वेट ऑफ बॉडी, मतलब 40 न्यूटन वेट ऑफ बॉडी, 10 न्यूटन वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। ये समझने वाली बात है। अब बताइए आगे का बात आएगा कि ये ऑब्जेक्ट ये बॉडी इनसाइड फ्लूइड कब ये सिंक मतलब डूबेगा या कैप तैरेगा मतलब फ्लोट। इट मींस क्या, एक बात तो कंफर्म आ रहा है, अगर मैथमेटिक्स मैकेनिक्स का बात करें तो ये जो 40 न्यूटन जो वेट ऑफ बॉडी लग रहा है इसका वैल्यू हर हाल में इस डिस्प्लेस फ्लूइड के वेट से कम होना चाहिए या क्या होना चाहिए वो इक्वल टू होना चाहिए। मतलब आगे हम बात करेंगे कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन। कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन बोलने का मतलब क्या है कि हमें कंडीशन क्या होना चाहिए जिससे कि हम बोल सकते हैं कि बॉडी फ्लोट करेगा मतलब तैरेगा या डूबेगा। हम सिंक का बात नहीं करेंगे, हम कोई भी रियल एप्लीकेशन में बात करते हैं ऑब्जेक्ट हम ये नहीं मेट करते कि सिंक डूब जाए, हमेशा फ्लोट का बात करते, जैसे कि सबमरीन का बात करते हैं। तो सबमरीन में क्या है कि हम कभी नहीं जाएंगे सी में सबमरीन जाए और क्या डूब जाए, नहीं, उसको हम हमेशा फ्लोट करते हैं। अब ये जो फ्लोट है सी वाटर के इनसाइड भी हो सकता है और सी वाटर के टॉप सरफेस पे फ्लोट हो सकता है। तो हम आगे तो ये बात है कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन, यहाँ पे क्या क्या कंडीशन चाहिए कोई भी बॉडी को जब सबमर्ज करेंगे स्टैटिक फ्लूइड में तो क्या कंडीशन होना चाहिए, क्या पैरामीटर होना चाहिए जिससे कि वो बॉडी क्या हो बाबू स्टैटिक फ्लूइड में फ्लोट करे सिंक ना करे, तो बाद में हम बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन। कंडीशन फ्लोटेशन का मतलब क्या है कि बॉडी क्या तैरेगा। हम बोले कि बॉडी को आप स्टैटिक फ्लूइड में पूरी तरीके से डुबो सकते हैं या कुछ पार्ट बॉडी का फ्लूइड के इनसाइड और कुछ पार्ट फ्री सरफेस से ऊपर हो सकता है। जैसे ये फर्स्ट केस फुल्ली सबमर्ज, इट मींस बॉडी जो यहाँ पे बाबू कंप्लीटली स्टैटिक फ्लूइड के इनसाइड है, और पार्शियली सबमर्ज मतलब बॉडी का कुछ पोर्शन फ्लूइड के इनसाइड और कुछ पोर्शन एबव द फ्लूइड सरफेस। अब अगर बात करें बाबू कि यहाँ पे मास ऑफ बॉडी या वेट जो बात करते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा दैट इज mv into g। mv क्या मास ऑफ बॉडी into g। और जानते हैं कि जब इस फ्लूइड को इस बॉडी को स्टैटिक फ्लूइड में सबमर्ज करेंगे यहाँ पे फ्लूइड क्या होगा डिस्प्लेस, उस डिस्प्लेस फ्लूइड के द्वारा एक नेट फोर्स एग्जर्ट होगा वो कहलाता है बायोंड फोर्स, जो कि अभी बात किए थे कुछ देर पहले। तो जब बायोंड फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा बाबू अपवर्ड में लगेगा, यहाँ भी बायोंड फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा अपवर्ड में। अब बोले सर यहाँ पे वेट तो सीजी ऑफ द बॉडी पे लग रहा है और यहाँ भी वेट सीजी ऑफ द बॉडी पे लग रहा है, कि बायोंड फोर्स कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा कि यहाँ लगेगा कि यहाँ लगेगा, ये बाद में बात करें कहाँ पे लगता है। अब ये समझिए कि बायोंड फोर्स कहाँ लगेगा वो वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा। हमें ये देखना कि बॉडी को डूबना नहीं है तैरना है, लेकिन ये बॉडी कंप्लीटली फ्लूइड के अंदर है, मतलब आप अगर यहाँ पे बैठे हुए हो तो आप इस बॉडी को नहीं देख पाओगे क्योंकि पानी के अंदर है, लेकिन यहाँ पे आप अगर बैठे हुए तो आप बॉडी का कुछ पार्ट आप देखिए क्या कि इस फ्री सरफेस पे ऊपर है, तो आप इसको कुछ पार्ट देख रहे विजिबल, दिस पोर्शन इज विजिबल टू द ऑब्जर्वर, लेकिन ये पोर्शन विजिबल है। लेकिन दोनों के केस में
बॉडी डूबा हुआ नहीं है, बॉडी क्या कर रहा है बाबू, फ्लोट, तैर रहा है। तो कंडीशन क्या होना चाहिए, तो हम अगर बात करें कि मैकेनिक्स, सिंपल मैकेनिक्स, तो बोल सकते हैं कि अगर बॉडी को फ्लोट करना है तो जो वेट ऑफ बॉडी है उसका वैल्यू हर हाल में बायोन फोर्स से कम या ज्यादा से ज्यादा उसके बराबर हो, तभी तो होगा। जब इसका वैल्यू इससे ज्यादा हो जाएगा बायोन फोर्स से, तो बॉडी तो नीचे चला जाएगा, सिंक कर जाएगा। इट मीन्स क्या, अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। अगर ये भी बोल सकते हैं कि बॉडी को फ्लोट करना है तो बायोन फोर्स का वैल्यू इससे क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा ही होना चाहिए। मतलब एफ बी इज मच ग्रेटर देन या इक्वल टू मास ऑफ बॉडी इनटू जी। अगर इक्विलिब्रियम का ही बात करें बाबू, तो बोल सकते हैं कि अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं क्या कि एफपी का वैल्यू मास ऑफ बॉडी इनटू क्या होगा बाबू जी, मास ऑफ बॉडी इनटू जी। अब यहां भी बात करें कि इस केस में भी एफ बी ग्रेटर देन या इक्वल टू मास ऑफ बॉडी इनटू जी। और अगर यहां भी अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशंस का बात करें, अंडर इक्विलिब्रियम, तो बोल सकते हैं कि एफपी इक्वल टू मिनिमम कम से कम वेट ऑफ बॉडी के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अगर बॉडी को फ्लोट करना है तो। तब यहां देख लेते हैं कि यहां पे अगर बात करें तो एफ बी अभी पढ़े रो जी बी, इट मीन्स का डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जी इंटू डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम इक्वल टू मास ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी। क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहां भी देख लो, डेंसिटी रो जी डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, उम्मीद करता हूं। चलिए आप बताइए कि जी जी कैसे लो, आप यहां क्लियरली बताओ कि जो वॉल्यूम ऑफ बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज है, इन केस ऑफ फुल्ली सबमर्ज वॉल्यूम ऑफ बॉडी, क्या डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का जो वॉल्यूम होगा दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा बाबू। इट मींस क्या कि डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ बॉडी क्या है, इक्वल टू। और यहां तक बोल सकते हैं, लेकिन इस केस में वॉल्यूम ऑफ बॉडी कंप्लीट ये है, लेकिन जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड हो रहा है केवल इतना ही ना हो रहा है बाबू, दिस मच ओनली फ्लूइड इज डिस्प्लेस्ड। इट मींस क्या कि इन पार्शियली सबमर्ज वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज नॉट इक्वल टू द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, लेकिन यहां अगर बात करें तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। तो यहां बोल सकते हैं कि ये और ये कैंसिल आउट, लेकिन यहां कैंसिल आउट नहीं होगा। और ये भी देखिए कि जब यह कैंसिल आउट मतलब क्या, रो भी, ये रो किसका, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, और ये रो भी किसका, डेंसिटी ऑफ बॉडी। जानते क्या कि रो भी डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कर सकते हैं, इक्वल टू क्या आएगा 1। और बोलते हैं क्या कि डेंसिटी ऑफ वन फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ अनदर सब्सटेंस इज नोन एज रिलेटिव डेंसिटी। इट मींस क्या, किस केस में बोल सकते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए बाबू, 1, हमेशा क्या होना चाहिए 1। यहां देख लेते हैं जी जी कैंसिल, नो डाउट। और यहां मालूम है कि डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ बॉडी कैंसिल आउट नहीं होगा। और यहां क्लियरली दिख रहा है कि वॉल्यूम ऑफ बॉडी डिस्प्लेस्ड फ्लूइड से ज्यादा है। इट मींस क्या, अगर राइट साइड बात करें तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी डिस्प्लेस्ड फ्लूइड से ज्यादा, मतलब वो ज्यादा तो ये क्या कम। और अगर LHS इक्वल टू RHS रहना है, तो अगर ये कम है तो आपको हर हाल में ये ज्यादा होना पड़ेगा और ये क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। और यहां रो बी अपॉन रो इक्वल टू 1, तो अगर हम यहां बात करें कि रो बी अपॉन रो का रेशियो जो कि रिलेटिव डेंसिटी की बात हम करते हैं RD, उसका जरा बताइए तो इसका वैल्यू कम, इसका वैल्यू क्या वो ज्यादा। क्लियरली दिख रहा है कि इसका वैल्यू इससे क्या ज्यादा, मतलब जो रेशियो आएगा वो लेस देन क्या आएगा 1। इट मींस कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन क्या है, कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन का बात करें बाबू तो रिलेटिव डेंसिटी का बात करते हैं, और रिलेटिव डेंसिटी हमेशा लेस देन या इक्वल टू क्या बात करते हैं 1 का। अगर बॉडी को फ्लोट करना है तो RD का वैल्यू लेस देन या इक्वल टू क्या चाहिए बाबू 1। चाहे तो अगर किस केस में 1, जब बॉडी कंप्लीटली क्या हो सबमर्ज। किस केस में लेस देन 1, जब बॉडी क्या हो पार्शियली सबमर्ज। अगर RD का वैल्यू 1 से ज्यादा हो गया तो बॉडी चाहे पार्शियली हो
या फुल्ली सबमर्ज हो, वो बॉडी क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा, मतलब बॉडी क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। मतलब क्या कि सबमरीन का बात करें तो सबमरीन में हम डिजाइन करते हैं बाबू पनडुब्बी में, तो हम यहाँ कोशिश करते हैं कि आरडी का वैल्यू लेस देन 1 या इक्वल टू क्या हो बाबू 1, इक्वल टू 1 कब, जब सबमरीन कंप्लीटली सी सरफेस से बिलो हो, और इक्वल लेस देन 1 कब, जब सबमरीन एट द टॉप सरफेस ऑफ द सी सरफेस हो। तब उस केस में बोल सकते हैं कि आरडी का वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए। कभी भी सबमरीन के डिजाइन में आरडी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 नहीं रखेंगे। ये रियल एप्लीकेशन, कोई भी डिजाइन करेंगे तो आरडी, अगर बॉडी को फ्लोट करना है तब वो आरडी का वैल्यू लेस देन 1 या इक्वल टू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। ये कंडीशन है और ये इंपॉर्टेंट है बाबू, ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आरडी आते रहते हैं। एक न्यूमेरिकल इस पे कर लेते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें वो न्यूमेरिकल में, एक एग्जांपल, ए मेटेलिक बॉडी flows at the interface of mercury and water in such a way that 40% means सपोज कि मेटेलिक बॉडी का वॉल्यूम भी तो उसका 40%, 40% of its volume is submerged in mercury, the remaining 60% of metallic body is submerged in water. Then find the density of the body. कौन सा बॉडी, मेटेलिक बॉडी। सपोज एक मेटेलिक बॉडी है जिसका वॉल्यूम मान लेते हैं भी, ये भी कंप्लीटली सबमर्ज है फ्लूइड के अंदर, लेकिन सिंगल फ्लूइड के अंदर नहीं है, दो फ्लूइड है, एक मरकरी और एक वाटर। और जानते हैं कि मरकरी वाटर से हैवियर है, तो मरकरी नीचे होगा और वाटर इससे ऊपर होगा। ये दोनों इमिक्सेबल फ्लूइड है, that is they do not mix each other, immiscible fluid, यहाँ पे इंटरफेस बनेगा। तब ये मरकरी के अंदर इस मेटेलिक बॉडी कितना परसेंट, 40%, और यहाँ कितना परसेंट, 60% किसमें हो, वाटर में। तो टोटल वॉल्यूम भी 0.4 भी मरकरी के इनसाइड, 0.6 भी वाटर के इनसाइड। अब इस बॉडी को फ्लोट करना है, एक ही कंडीशन जानते हैं, कंडीशन फ्लोटेशन, कि बायोंट फोर्स इस स्टैटिक फ्लूइड के द्वारा, जो कि दोनों फ्लूइड वाटर और मरकरी का बात करें, दोनों के द्वारा जो अपवर्ड फोर्स में लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स, वो वेट ऑफ बॉडी से कम से ज्यादा या उसके बराबर होना चाहिए। तो मिनिमम कंडीशन बायोंट फोर्स दोनों के द्वारा, एक बायोंट फोर्स ड्यू टू वाटर और बायोंट फोर्स ड्यू टू मरकरी इक्वल टू वेट मास ऑफ बॉडी इनटू जी। बायोंट फोर्स रो जी भी, तो डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी इनटू डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम किसका, वाटर का, प्लस डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम किसका, मरकरी का, इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी। यहां से जी 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 कैंसिल आउट। नेक्स्ट वाटर का डेंसिटी 1000 लेके चलते केजी पर मीटर क्यूब इंटू कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ, 0.6p। जितना मेटेलिक बॉडी का पार्ट समझ उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, 0.6p, प्लस मरकरी का डेंसिटी 13600 इंटू 0.4v इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी, क्या माने बाबू, भी ले लिए, भी कैंसिल आउट, दैट मींस डेंसिटी ऑफ बॉडी इक्वल टू 6040, दैट विल बी योर आंसर। अब अगर यहाँ बात करें बाबू, इसी बेसिस पे बेसिक न्यूमेरिकल आते रहता है। जब भी बायोशियन प्रोटेशन का बेसिक न्यूमेरिकल आए तो आपको हमेशा क्या करना है बाबू, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। इस चैप्टर में हम 3 टाइप के प्रॉब्लम बताते हैं, और इस 3 टाइप के प्रॉब्लम से आपको ना तो सेमेस्टर में दिक्कत होगा, ना ही कंपटीशन दिक्कत होगा, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। टाइप 1 बेस्ड अपॉन द सिंपल बायोंट फोर्स इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू वेट ऑफ मेटेलिक बॉडी, मत इस पे होना चाहिए, मास ऑफ बॉडी पे होना चाहिए या वेट ऑफ बॉडी पे। सेकंड टाइप का बताएंगे स्टेबिलिटी से रिलेटेड, और थर्ड न्यूमेरिकल जो बताएंगे अपैरेंट वेट और रियल वेट पे बताएंगे। ये 3 टाइप का न्यूमेरिकल है और इससे अब इस चैप्टर में ज्यादा कुछ होगा नहीं, और इजीली वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके का न्यूमेरिकल 2-3 न्यूमेरिकल और बना देंगे, हम लिंक भी शेयर कर देंगे पीडीएफ में, जिससे कि आप वहां पे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होगा, कोई इंक्वायरी होगा तो आप पूछ सकते हैं न्यूमेरिकल के बारे में। लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि इस न्यूमेरिकल को बनाने का जो भी न्यूमेरिकल आगे हम देंगे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं।